नमस्कार, मैं राहुल सिंह एडवोकेट। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति अरेस्ट होने वाला होता है उसके क्या राइट्स होते हैं हमारे कानून में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में भी प्रेस करें ताकि मेरी अगर कोई भी वीडियो आएगी जब भी मैं रिलीज़ करूं तो आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा, आप उसे मिस नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि जो भी मुझे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो हम सबके साथ बांट सकें, क्योंकि लॉ और लीगल की नॉलेज ऐसी नॉलेज है जो ज़्यादातर हर व्यक्ति को, हर जो देश का नागरिक है उसे पता होना चाहिए कि हमारे कानून के अंदर हमारे राइट्स क्या हैं और नियम क्या हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि अरेस्ट के ऊपर। अरेस्ट की आपको पता है कि देश में इलीगल अरेस्ट भी बहुत होते हैं। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता उसके राइट्स क्या हैं। पुलिस वाले बिना बताए उनको कि उनका जुर्म क्या है, किस ऑफेंस के अंदर उन्हें पकड़ रहे हैं या किस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता। कई बार वो बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी वो अरेस्ट रह के रात भर जेल में पड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमें कौन से ऑफेंस में पकड़ा गया है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, संगीन अपराध है कि क्या है। तो ये राइट्स हमें पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक फैसला ले रही थी कस्टोडियल डेथ के ऊपर, तो उसमें गाइडलाइंस उन्होंने कहा था कि ये गाइडलाइंस होनी चाहिए अरेस्ट के लिए, और वो जो व्यक्ति आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो तो उसको उसके राइट्स का होना चाहिए, एक प्रोसीजर का फॉलो होना चाहिए। उसके बाद CRPC के अंदर अमेंडमेंट हुई और प्रोसीजर डाला गया, राइट्स डाले गए कुछ, जो एक जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा पुलिस को तो वो प्रोसीजर वो फॉलो करेगी। अच्छा, जो हमारे राइट्स हैं वो CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू सारा क्रिमिनल ट्रायल चलता है, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका ट्रायल कैसे चलेगा, क्रिमिनल केस में एविडेंस कैसे होगी, अपील कहाँ होगी, ये सारा उस प्रोसीजर में होता है। इसके अलावा जो सबका ग्रंथ है हमारे अंदर लॉ का, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे क्या राइट्स हैं, अगर व्यक्ति जो अरेस्ट होने वाला होता है उसके क्या राइट्स हैं, और CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या राइट्स हैं, हम आज इस बात पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हमारे क्या राइट्स हैं। तो आइए देखते हैं हमारे राइट्स क्या है इसके अंदर। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन यानी जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके क्या राइट्स हैं। आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 में राइट है राइट टू रिमेन साइलेंट, यानी कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसको कंपेल, मतलब उसको उस पर जोर नहीं दिया जाएगा कि वो अपने खिलाफ कुछ बोले, वो चाहे तो वो चुप रह सकता है, उसको बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 22 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कुछ केसों में, इन सर्टन केसेस कोई भी पर्सन, उसको पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं करेगी विदाउट उसको बताए कि ग्राउंड्स, अरेस्ट करने के ग्राउंड्स क्या हैं, क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको ये भी बताया जाएगा कि जब वो अरेस्ट होगा कि उसके पास राइट है कि वो लीगल एड यानी लीगल कंसल्ट कर सके, अपने पसंद का कोई एडवोकेट वो बुला सके। और जो भी व्यक्ति अरेस्ट होगा उसको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा, आर्टिकल 22। उसके बाद आर्टिकल 39A, इसके अंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति अरेस्ट होगा उसको, उसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो हर व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो वकील की फ़ीस को अफोर्ड कर सके। तो ऐसे केस में भी अगर कोई व्यक्ति अपना वकील नहीं कर पा रहा है तो सरकार उसको वकील देगी, यानी फ्री लीगल एड की व्यवस्था कराई जाएगी, ये आर्टिकल 39A कहता है। अब देखते हैं कि CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसके क्या राइट्स हैं। जैसा आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, सेक्शन 41D यानी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी इंटेरोगेशन, पूरी इंटेरोगेशन नहीं, शुरुआती इंटेरोगेशन में जब वो उसको बुलाया जाता है तो वो अपने पसंद का कोई एडवोकेट चूज़ कर सकता है। सेक्शन 50 जो है वो बताता है कि जो पर्सन इन्फॉर्म होता है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको बताने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट हो रहा है। और यही नहीं, उसको ये भी बताना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को कि अगर वो बेलेबल ऑफेंस पे अरेस्ट हो रहा है तो उसे बताना पड़ेगा, ताकि वो श्योरिटीज़ का इंतजाम करके बेल पे जा सके, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस आपको बेल देगी, उसको देनी ही पड़ेगी। अब बस आपको श्योरिटी का इंतजाम देके, श्योरिटी प्रोवाइड करा के बेल आप ले लेंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में वो आप वहीं पे बेल ले सकते हैं श्योरिटी देके। कई लोगों को इसी बारे में पता नहीं होता कि वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुए हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुए हैं। कई बार वो बेलेबल ऑफेंस में ही अरेस्ट होकर थाने में पूरी रात बैठे रहते हैं और अगले दिन कोर्ट में पेश कर देते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कई बार बता देते नहीं थे। लेकिन अब
अगर आप जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसको पता है कि मेरे राइट्स क्या है, तो वो पूछ सकता है कि मेरे को किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हैं, वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 50 जो ए है वो ऑब्लिगेशन बनाता है पुलिस ऑफिसर पे जो अरेस्ट करता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है जिसके बारे में अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ बताई जाएगी। घर का रिलेटिव मेंबर वो नॉमिनेट कर सकता है अरेस्टेड व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये उसकी पे ड्यूटी है कि वो बताएगा ही, उससे पूछना पड़ेगा कि आप बताइए कोई नाम जिसको आप बताना हम बुलाएं घर से, परिवार से, ताकि वो नॉमिनेट पर्सन को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इस डेट पे, इस तारीख पे, इस समय पे अरेस्ट हम कर रहे हैं। सेक्शन 54 सीआरपीसी का कहता है कि जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसको मेडिकल एग्जामिन करना पड़ेगा, और मेडिकल एग्जामिन व्यक्ति का होगा मेडिकल जो ऑफिसर होगा उससे। अगर मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध नहीं है तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको मेडिकल जांच करानी पड़ेगी देखने के लिए, ताकि शरीर पे कोई चोट वोट तो नहीं है, अरेस्ट के समय कुछ इंजरी तो नहीं थी। और अगर अरेस्टेड व्यक्ति महिला है तो उसका एग्जामिन महिला मेडिकल ऑफिसर ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। फिर सेक्शन 55A यानी अरेस्टेड व्यक्ति की हेल्थ और सेफ्टी की जिम्मेवारी पुलिस ऑफिसर की है जो उसको अरेस्ट करता है कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी पे कोई आंच ना आए। इसके बाद सेक्शन 57 जो पर्सन अरेस्ट होगा, जैसे हमने बात की थी संविधान के अंदर भी ये दिया हुआ है कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस डिटेन नहीं रख सकती, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। तो जो भी अरेस्टेड व्यक्ति है उसको 24 घंटे से अंदर नहीं। और अरेस्ट करने में एक नियम और भी है कि जो महिला है अगर उसको पुलिस अरेस्ट करने जाती हैं तो सनसेट के बाद और सनराइज़ से पहले अरेस्ट नहीं करेगी, और किसी केस में करना भी पड़ा तो लेडी ऑफिसर ही जाएगी या उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से या मजिस्ट्रेट से। इसके बाद एक सेक्शन 41B भी है जिसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसको अपना बैच, मतलब जो उनके पुलिस वाले आपने देखा होगा ना बैच लगा होता है कि उनका उसमें नाम रहता है, वो पूरा विजिबल हो, आइडेंटिफिकेशन हो, रैंक वैंक उनकी पूरी अपनी यूनिफॉर्म में हो, और अरेस्ट करते समय वो मेमोरेंडम बनाएंगे और एटलीस्ट एक विटनेस का जो फैमिली मेम्बर हो उसके साइन होंगे और अरेस्टेड व्यक्ति के भी साइन होंगे, सिग्नेचर लेंगे वो, और इन्फॉर्म करेंगे कि जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है उसके पास राइट है कि वो किसी भी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को या फ्रेंड को नाम दे सकता है जिसको कि अरेस्ट का इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसमें सेक्शन 55 जब पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करता है, जैसे अरेस्ट करने की पावर पुलिस ऑफिसर की है, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, अगर वो किसी को डिप्यूट करेगा अपने सबऑर्डिनेट को या जूनियर ऑफिसर को, तो वो रिटर्न में उसे देगा, एक ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर लेके ही वो जो जूनियर ऑफिसर है अरेस्ट करने आ सकता है, अरेस्ट करेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है और उसके पास कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल तो आपको अरेस्ट करने आएगा नहीं, इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर ही कोई आएगा। अगर ऐसे कोई आता है और उसके पास ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब वो इलीगली आपको डिटेन करने आ रहा है, उसके पास ऑर्डर नहीं है अरेस्ट करने का, यानी वो आपको सिर्फ धमकाने आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब को आपके पास कोई ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर आए यानी जूनियर ऑफिसर आए पुलिस का कोई, और बिना पेपर के आए, इसका मतलब कि उसको अरेस्ट करने की पावर नहीं है। क्योंकि जो वारंट केसेस हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, लेकिन अगर कोई जूनियर ऑफिसर को वो अपॉइंट कर रहा है तो उसको वो एक रिटर्न में ऑर्डर देगा कि हाँ मेरे बिहाफ पे ये अरेस्ट करने जा रहा है। तो ये भी अरेस्टेड व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये राइट्स इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपको पता है कि इलीगल कस्टडी और कस्टोडियल डेथ का बहुत प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, क्योंकि जो जानकारी है उसका अभाव है लोगों में, उनको पता ही नहीं है कि वो किस ऑफेंस में अरेस्ट हो सकते हैं, किस ऑफेंस में अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे स्टेट अनिश कुमार वर्सेस स्टेट बहुत अच्छी एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि जो अगर 7 साल तक की सज़ा वाले ऑफेंसेस हैं उसमें भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है और कैसे अरेस्ट कर सकती है। उस बारे में मैं अलग वीडियो पूरी विस्तार से बनाऊंगा उसके ऊपर, जिसमें ये बात की गई है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, और ये जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
धन्यवाद।